हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। की हाल चाल, सत श्री अकाल। आप है हम फिर से आपके साथ लेके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या क्या चीजें बताएगी हमारे लिए। देखिए, बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी ने बहुत सारे ड्रॉबैक्स छोड़े हैं हमारे लिए। बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, जिसमें से कुछ ड्रॉबैक्स जो है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको कंप्लीट करते हुए नजर आएगी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं बेटा, वो देखते हैं। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या क्या बातें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। सामने कुछ पोस्टुलेट लिखे हुए हैं और आते हैं हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ। देखिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे पहला कहना ये था कि जो सीएमआई होता है यानी सेंट्रल मेटल आयन जो होता है, दे हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स and that vacant orbitals can accommodate some electrons which will be donated by ligand। देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े हैं, उसमें लिगैंड लोन पे डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है बेटा? सीएमआई को। तो सबसे पहली बार बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की डिस्कवरी किसने की थी? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की डिस्कवरी की थी लिनस पॉलिंग ने। लिनस पॉलिंग ने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की डिस्कवरी की थी। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है हमारी दैट वैकेंट ऑर्बिटल्स present on the CMI can easily accommodate the electrons or lone pair of electron donated by the ligand। यानी lone pair of electron कौन डोनेट करने वाला है? तो ligand डोनेट करने वाले हैं। तो ligand जो है वो lone pair डोनेट करेंगे और जो मेटल होता है उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और उन वैकेंट ऑर्बिटल को ligand जो है ना, वो ligand जो है वो क्या करेगा? ligand डोनेट करेगा और मेटल एक्सेप्ट करेगा। मेटल एक्सेप्ट करेगा, मेटल एक्सेप्ट करेगा। मेटल एक्सेप्ट करने वाला है, ligand डोनेट करने वाला है। तो लिगैंड जो है वो डोनेट कर रहा है और मेटल जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, लिगैंड जो है वो डोनेट कर रहा है और मेटल जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो बेटा, लिगैंड ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और सीएमआई ने उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो सबसे पहली बात तो ये कि मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और लिगैंड उन लोन पेयर को डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है और डोनेट करने के बाद कहां पर पहुंचा देगा इलेक्ट्रॉन्स को? सीएमआई के पास। ठीक है। सेकंड और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिगैंड और मेटल के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है, काफी बढ़िया तरीके से ओवरलैपिंग होगी लिगैंड और मेटल के बीच में। और लिगैंड और मेटल के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है उसकी वजह से क्या नाम है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा बढ़िया बॉन्ड बनेगा। हाँ, नेचर ऑफ बॉन्ड अभी नहीं पता चला है, नेचर ऑफ बॉन्ड मेरे को नहीं पता, बट वी नो दैट मेटल एंड लिगैंड विल फॉर्म द coordinate bond and that bond will be more stronger if the overlapping exceeds। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी बढ़िया बॉन्डिंग होने वाली है। तीसरी बात ये है कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है कि यहाँ पर जो sp_d के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप होंगे और वो ओवरलैप होने के बाद हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेंगे। यानी the empty sp_d orbitals will overlap to form the hybridization, to form the new set of hybrid orbitals। ठीक है, तो फिर से मैं बात करूंगा। देखिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लिनस पॉलिंग ने डिस्कवरी की। लिनस पॉलिंग ने सबसे पहली बात बताई थी कि मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, लिगैंड लोन पे डोनेट करेगा और मेटल के पास जितने ऑर्बिटल होंगे उस हिसाब से वो एकोमोडेट कर लेगा। सेकंड बात ये है कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होने वाली है उतनी स्ट्रॉन्ग जो है बॉन्डिंग होने वाली है और इनके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इसके बाद ये है कि sp_d के ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैपिंग होंगे। डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ sp_d will hybridize and will overlap to form the new set of orbital, new set of hybrid orbital, and they will form the hybridization, and these empty orbital will also overlap to form acquire a definite set of geometry also। तो यही ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के लिए भी रिस्पांसिबल होंगे। इस लिगैंड कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सीएमआई। और लिगैंड कितने डोनेट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? एक करेगा। और इसके अलावा जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के, इनर मेटल ऑर्बिटल्स के, बेटा मेटल के जो अंदर वाले ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आउटर वाले तो करेंगे, इनर वाले थोड़ी ना करेंगे। पैरामैग्नेटिक कब होगा बेटा? कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक कब होगा? जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होने वाला। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होगा तो वो होगा डायमैग्नेटिक। means a complex will be paramagnetic if it has unpaired electron। if it does not have unpaired electron नहीं होगा, सारे के सारे पेयर्ड होंगे, डायमैग्नेटिक होगा भैया। तो डायमैग्नेटिक बेटा तभी होगा जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। if all the electrons are paired, it is said to be diamagnetic। if it has unpaired electron, it is said to be paramagnetic।
So these are the postulate of valence bond theory. Let's move towards the technique of valence bond theory. एक बहुत बढ़िया टेक्निक आने वाली है बच्चों, पेपर में आएगी टेक्निक, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे अब हम लोग टेक्निक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। बेटा अब तो हम लोग टेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। What is the technique of valence bond theory? This is really very good shortcut to solve the nature of coordination compound, and there are two types of coordination number. Coordination number 4 और 6 के लिए ये टेक्निक आपकी बनी हुई है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बेटा दो तरीके की हाइब्रिडाइजेशन हुआ करती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ करती है या फिर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ करती है। बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहां पर फॉलो होगी जहां पर लिगेंड होगा आपका वीक, यानी वीक लिगेंड के लिए बेटा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुआ करती है? sp3। ये बात ध्यान रखिएगा, लिगेंड स्ट्रांग भी हो सकता है, लिगेंड वीक भी हो सकता है। लिगेंड स्ट्रांग भी हो सकता है, लिगेंड वीक भी हो सकता है, लेकिन लिगेंड के नेचर को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का काम लिगेंड के नेचर को एक्सप्लेन करना नहीं था, वो इनका ड्रॉबैक बना था। और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी नहीं बताया था मैग्नेटिक डेटा का। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट यानी मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। कोई भी मैग्नेटिक डेटा को क्वांटिटेटिवली इंटरप्रेट नहीं किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। तो इफ इन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन कैन बी अराइज दैट व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बेटा पहला पॉइंट क्या हुआ करता है? सबसे पहला पॉइंट हुआ करता है कि ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट नहीं बताता है मैग्नेटिक डेटा का। सेकंड प्रॉब्लम ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, इन्होंने लिगेंड को स्ट्रांग और वीक वाइज डिफरेंशिएट नहीं कराया था कि लिगेंड बेटा कौन से स्ट्रांग होंगे कौन से वीक होंगे, ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं था इनके पास। और ये सारे ड्रॉबैक थे। लेकिन टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या टेक्निक है देखिए ध्यान से। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बेटा दो हाइब्रिडाइजेशन हुआ करती है, या तो sp3 होगी या फिर dsp2 होगी। s वाले में वीक लिगेंड आएगा, d वाले में स्ट्रांग लिगेंड आएगा। बेटा स्ट्रांग लिगेंड अगर है आपके पास तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ करती है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। और अगर वीक लिगेंड है बेटा आपके पास तो पेयरिंग नहीं हुआ करती है, यानी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस इन केस ऑफ द वीक लिगेंड। और बेटा अगर पेयरिंग नहीं हो रही है तो 99% चांसेस यही है, अगर पेयरिंग नहीं हो रही है, वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगी तो फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बचेगा तो वो 99% पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक होने वाला है 99%, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा हमें। और यहाँ पर पेयरिंग अगर हो गई बेटा तो 99% वो डायमैग्नेटिक होगा। बेटा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। और शेप के बारे में ध्यान रखिएगा, sp3 वाले में बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हुआ करती है। ये टेक्निक आपको बहुत कुछ सॉल्व कर देगी अगर मुझे पता चल जाए कि ये वीक लिगेंड है। F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, अगर इनमें से कोई भी लिगेंड है और वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो कर रहा है तो आप आगे बंद करके बता सकते हो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी या फिर वो पैरामैग्नेटिक होगा। यहां पर बेटा शेप हुआ करती है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हुआ करती है। ये टेक्निक बहुत ज्यादा काम की है और इससे आप क्लास 12 के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बाद अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर आया करते हैं, और इस टेक्निक के बारे में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इलैबोरेशन अप्लाई करेंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम क्या बात करने वाले हैं, इस बात को बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। हाँ जी भाई, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर आते हैं हम लोग। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर बेटा दो तरीके की हाइब्रिडाइजेशन हुआ करती है। We can say that coordination number 6 can have two types of hybridization. Either it will have D2sp3 or it will have sp3d2। देखिए sp और d के ऑर्बिटल आपने यहाँ पर देखा होगा। बेटा बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पर D2sp3 है और वहां पर sp3d2 है, तो डिफरेंशिएशन कैसे पता चलेगा? बेटा डिफरेंशिएशन ये है कि यहाँ पर इनर वाला d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और वहां पर आउटर वाला d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ करता है। तो जब आउटर वाला d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ करता है तो बेटा आउटर वाले d ऑर्बिटल में इस बात को ध्यान रखना है कि वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ करता है। पेपर में आपसे पूछे कि बेटा sp3d2 है, हाइब्रिडाइजेशन है, तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, या ये डायरेक्टली पूछेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक कंपाउंड लिखा हुआ आएगा और आपको ये आइडेंटिफाई करनी होगी कि यहाँ पर कितने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहाँ पर क्या मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्या मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, क्या ज्योमेट्री हुआ करती है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी।
तो ये बात ध्यान रखना है, D2sp3 में आपकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो कौन से लिगेंड के हिसाब से होगी बेटा, कौन से लिगेंड के हिसाब से होगी, यहाँ पर होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। याद रखिएगा, यहाँ पर बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ करता है और यहाँ पर जो है वो वीक लिगेंड हुआ करता है। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग हुआ करती है, पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड पर बेटा पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन से हो सकते हैं, ये बात अभी मैंने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं बताई है। फिलहाल CN CO NH3 ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन CN CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड CO होता है। यहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, ये मैं सारे बताऊंगा कि लिगेंड कैसे पता चलेंगे आपको कौन से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, देखते रहिए, जुड़े रहिए वीडियो के साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस, will not take place in case of the weak ligand। इस बात को आपको ध्यान रखना है बेटा। सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी हुआ करती है, sp3d2 और d2sp3। d2sp3 में स्ट्रॉन्ग लिगैंड हुआ करता है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड पे पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो बेटा 99% चांसेस यही है कि 99% को क्या होने वाला है, पेयरिंग हो गई तो वो बेटा डायमैग्नेटिक हुआ करता है। 99% डायमैग्नेटिक हुआ करता है। और अंदर वाला अगर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो बेटा कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ करता है। ठीक है, यहां पर 99% वो क्या होने वाला है बेटा, पैरामैग्नेटिक। इस टेक्निक को नोट करते रहिएगा, पैरामैग्नेटिक होने वाला है क्योंकि पेयरिंग तो हुई नहीं और बाहर वाले डी ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी तो ये होगा बेटा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मतलब बाहर वाले डी ऑर्बिटल की जरूरत पड़ गई एक बार तो वो आउटर ऑर्बिटल हुआ करता है। शेप तो बेटा दोनों की सेम है, शेप तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल इशू हुआ करती है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री क्या हुआ करती है, देख लीजिए, 4 तो इस साइड आएंगे, कोई चार्ज होगा बेटा तो ब्रैकेट पर आया करता है, प्लस माइनस n ब्रैकेट पर आया करेगा। और यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना बेटा, टेट्राहेड्रल की जो ज्योमेट्री होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और ये रही आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और dsp2 पर बेटा जो ज्योमेट्री होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर, वो होती है स्क्वायर प्लेनर। और आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसी होती है। ये टेक्निक आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी कंपाउंड को सॉल्व कराने के लिए। और हम लोग इस कंपाउंड को एग्जाम्पल से समझेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक पर नोट करिए। ये टेक्निक आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाली है कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बिहेवियर, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेचर कैसा हुआ करता है। हेलो बच्चों, की हालचाल। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की टेक्निक पर थे सर, एग्जाम्पल की बात कर ले थोड़ा सा। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास NiCl4-2। हमारी टेक्निक क्या कहती है, पहले उस टेक्निक को फॉलो करते हैं और उसके बाद हम लोग लॉन्ग कट को भी देखेंगे कि लॉन्ग मेथड क्या कहता है और शॉर्ट मेथड क्या कहता है। सामने आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितना होने वाला है, 4 में। NiCl4 में लिगेंड है Cl, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने वाला है। हम लोगों ने ये पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी या फिर dsp2 होने वाली है। या तो sp3 होने वाली है या dsp2 होने वाली है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि Cl बेटा कैसा लिगेंड है। मैंने आपको बता दिया था कि Cl एक वीक लिगेंड है। तो बेटा अगर वीक लिगेंड होगा तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होने वाली है, वीक लिगेंड पे हाइब्रिडाइजेशन होती है कौन सी बेटा, sp3। बिल्कुल sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, और वीक लिगेंड पे हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 होती है तो वीक लिगेंड पे मैग्नेटिक नेचर कैसा होता है बच्चों, मैग्नेटिक नेचर आएगा इसका, कैसा आएगा मैग्नेटिक नेचर, इसका मैग्नेटिक नेचर आना चाहिए पैरामैग्नेटिक, क्योंकि वीक लिगेंड है। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि वीक लिगेंड पे पैरामैग्नेटिक आएगा। वीक लिगेंड पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। और वीक लिगेंड पे बेटा कौन सी शेप आने वाली है, और वीक लिगेंड जब भी होगा तो आपकी जो शेप आने वाली है वो टेट्राहेड्रल आने वाली है। तो अब हम चेक करते हैं कि ये सारी चीजें हमारी टेक्निक पर जस्टिफाई होती हैं या नहीं होती हैं। कि 99% ये पैरामैग्नेटिक हो सकता है, लेकिन बाकी बातें हमें देख के पता चलेगी। सबसे पहले हम जो भी आपका मेटल होगा उस मेटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। निकल का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 4s2 3d8। Ni+2 का मतलब होता है बेटा लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जब आप 2 इलेक्ट्रॉन लेस कराएंगे वो 4s से कराएंगे। जब आप इलेक्ट्रॉन लॉस करा देंगे तो यहाँ पर हम आर्गन 18 4s0 और 3d8 पर आ जाएंगे। और यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप Ni+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाली है।
यहाँ पर +2 कैसे आया? बच्चे कह रहे हैं सर मैंने बताया बेटा कि Cl का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, -1 की 4 से मल्टीप्लाई होगी तो -4 हो जाएगा और इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। -4 इधर जाके +4 हो जाएंगे, तो Na का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 हुआ करता है। ठीक है, टेक्निक हमारी बहुत बढ़िया है। टेक्निक हमारी ये कहती है कि अगर आपका वीक लिगेंड है और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, वीक लिगेंड है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ करती है। वीक लिगेंड है तो पैरामैग्नेटिक हुआ करता है। वीक लिगेंड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल सिमेट्री हुआ करती है। ये सारी चीजें पेपर में आपने 1 सेकंड में बता दी। 1 सेकंड में आप बता सकते हो लिगेंड के हिसाब से कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो Na+2 का जब आप लॉन्ग कट के हिसाब से जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले आप 3D के अंदर आप 5 ऑर्बिटल्स फिल कर लेंगे। D के अंदर बेटा 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। उसके बाद आएगा P यानी 4p, P नहीं आएगा सॉरी D आएगा, पहले D आएगा फिर P आएगा। 3D 4D नहीं, 3D के बाद आएगा 4s, 4s के बाद आएगा 4p, 3D 4s एंड 4p। D में आप कितने भरने वाले बेटा? 8 भरने वाले। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 फिल कर दिए मैंने। S पे फिल करने नहीं है मेरे को। इसके बाद हम ये बताएंगे Cl नेगेटिव बेटा कैसा लिगेंड हुआ करता है। Cl नेगेटिव इज अ वीक लिगेंड। जब वीक लिगेंड हुआ करता है तो बेटा पेयरिंग नहीं हुआ करती है, और अगर पेयरिंग नहीं होती तो जैसा कॉन्फ़िगरेशन पहले था ना, सो पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस। पेयरिंग अगर नहीं हुआ करती है बेटा तो पेयरिंग होने वाली नहीं है। पेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा? पेयरिंग नहीं होगी तो D के जितने भी इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं वो एज इट इज हुआ करते हैं। आपके कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेगा, एज इट इज रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन में देखिए कौन कौन आ जाएगा? एक s का ऑर्बिटल आ जाएगा बेटा और p के 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे। यानी यहाँ पर हमारी बात बिल्कुल सही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ करती है इस कंपाउंड के लिए। ठीक है, शेप बेटा टेट्राहेड्रल हुआ करती है। बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी चार्ज आएगा वो -2 हुआ करता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहले बात ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा हुआ करता है बेटा? 6 हुआ करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ करता है और NH3 कैसा लिगेंड हुआ करता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। टेक्निक हमारी क्या कहती है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुआ करती है? D2sp3। बिल्कुल, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 99% अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका डायमैग्नेटिक हुआ करता है। डायमैग्नेटिक हुआ करता है। इस बात को हम जस्टिफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिएगा Fe का कॉन्फ़िगरेशन बेटा कितना हुआ करता है। Fe का एटॉमिक नंबर 26 हुआ करता है। 26 होगा तो 4s2 3d6 हो जाएगा। 4s2 3d6 हो जाएगा और Fe प्लस यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 आएगा। तो बेटा +2 का मतलब होता है लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन बेटा हम कहां से हटाएंगे? 4s से हटाएंगे। कोई भी 3d से ना आता तो 3d6 हो जाएगा और 4s 0 हो जाएगा। जब आप यहाँ पर ऑर्बिटल की फिलिंग करेंगे, D के लिए आप 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, D के बाद आएगा S का नंबर और फिर आएगा P का नंबर। यहाँ पर हम Fe+2 आयन के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। तो Fe+2 में हमें 3d6 फिल करने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले हंट्स रूल को फॉलो करेंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग होनी है यहाँ पर, बिल्कुल होनी है बेटा। पेयरिंग बिल्कुल होनी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपका NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ करता है। NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बेटा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग बिल्कुल हुआ करती है। और पेयरिंग किस तरीके से होने वाली है आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कि पेयरिंग किस तरीके से करनी है आपको। अगर पेयरिंग होगी तो 1 2 3 4 5 6 जो भी आपके सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन है वो सब पेयर्ड हो जाएंगे। D के 2 ऑर्बिटल, S का 1 और P के 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन देखिए D2sp3 हो गई। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक होने वाला है और शेप इसकी ऑक्टाहेड्रल होने वाली है। ऑक्टाहेड्रल होने वाली है। बहुत आराम से देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करने हैं और जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बेटा अब अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे चलते हैं हम लोग और बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत आराम से। अगर देखिए Mn एटॉमिक नंबर होता है 25। Mn का एटॉमिक नंबर बेटा 25 हुआ करता है। कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 18 4s2 3d5। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर Mn का आएगा बेटा +2, क्योंकि अमोनिया पर चार्ज नहीं हुआ करता है। Mn+2 का मतलब होता है बेटा लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन यानी 3d में 5 बचा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप Mn+2 का कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे तो Mn+2 के कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? 3d में 5 फिल करेंगे और अब आप 3d में जब आप 5 फिल करेंगे
तो ये ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है 5 फिल करेंगे। 4s में 0 वर्क करते हैं, 4s में फिल नहीं करता है, ठीक है। जब लिगेंड इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होने करता है यहाँ पर ड्यूरिंग द, बिकॉज वी नो दैट अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड में वर्क करता है और बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड को पेयरिंग कराएगा। अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो पेयरिंग विल टेक प्लेस, पेयरिंग हुआ करती है तो बेटा 1 2 3 4 5। बस यहाँ पर याद रखिएगा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बेटा पैरामैग्नेटिक तो हो गए होगा, डायमैग्नेटिक नहीं होने वाला, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद भी नहीं होने वाला। ऑल्दो इट हैज स्ट्रॉन्ग लिगेंड बट इट हैज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ करते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर NH3 हुआ करते हैं 6 टाइम्स। याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ पर D2sp3 होगी। शेप यहाँ पर बेटा क्या होने वाली है, ऑक्टाहेड्रल होने वाली है। पेपर में आपसे यही चीजें पूछी जाती हैं। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, बेटा कौन बताएगा कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, ये इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल? ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होने वाला है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि इसमें इनर वाला डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा बिकॉज इट डजंट रिक्वायर्ड एनी अदर डी ऑर्बिटल, जैसे बाहर वाले डी ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ करता है, ठीक है। NH3 6 टाइम्स हो गया, ऑक्टाहेड्रल शेप हो गया। और सा मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर डिफरेंट हुआ करता है। यहाँ पर पैरामैग्नेटिक है, बेटा पैरामैग्नेटिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और पेयरिंग होने के बाद भी इम्प्रिंट इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है यहाँ पर तो मेरे पास एक फॉर्मूला हुआ करता है, यू कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑल्सो, कैलकुलेट हाउ यू कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कंपाउंड। मैं शॉर्टकट बताता हूँ, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 0 आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट। लेकिन अगर वीक लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है लेकिन यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बेटा कितनी हुआ करती है, यहाँ पर जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है N+2 होता है फॉर्मूला, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 होगी तो फॉर्मूला लग जाएगा 1 + 2 यानी √3 हुआ करता है। √3 का मतलब 1.732 bm, bm मतलब 4 मैग्नेटॉन। किसी भी कंपाउंड का मैग्नेटिक मूवमेंट इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। तो इस कंपाउंड के लिए बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो यहाँ पर √3 आ गया, ठीक है। NiCO4 पर आते हैं, एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ये एक्सेप्शन ऑफ द टेक्निक पर आएगा, यहाँ पर ये टेक्निक काम करती नहीं है। देखिए Ni का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो आर्गन 80 4s2 3d8 हुआ करता है और CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। मैं डायरेक्टली यहाँ पर फिल करूंगा, यहाँ पर मैं डायरेक्टली NiCO4 में Ni और NiCO4 की बात करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर पेयरिंग हुआ करती है और पेयरिंग होने के बाद बेटा हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आएगी, आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आने वाली है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आने वाली है कौन सी, कोई बताएगा मेरे को? DsP2, वेरी गुड, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आने वाली है। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आने वाली है। मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर डायमैग्नेटिक होगा, बिल्कुल होगा डायमैग्नेटिक, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा आपको। और शेप यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर होने वाली है, शेप यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर होने वाली है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। CrNH3 6+3 आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा और ये टेक्निक यहाँ पर फिनिश होती है। बेटा यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट निकालूंगा तो 0 होने वाला है, बिकॉज़ मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा तो वो 0 आने वाला है। तो इस बात को ध्यान रखिए, इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पर वीडियो खत्म हो। तो बेटा यहाँ पर हम लोग इस टेक्निक की हेल्प से मैग्नेटिक मूवमेंट को मैंने अलग से फॉर्मूले में बता दिया है। टेक्निक की हेल्प से आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, टेक्निक की हेल्प से आप ज्योमेट्री बता सकते हो, और टेक्निक की हेल्प से आप ये भी बता सकते हो बेटा कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होने वाला है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होने वाला है, ठीक है। इसको यहाँ पर सॉल्व करिएगा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपके सामने लास्ट पेज पर शेयर करूंगा। अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका सपोर्ट मुझे बहुत आगे तक लेके जाएगा और आपकी मैं इसी तरीके से मदद करता रहूंगा वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, थैंक यू।